Welcome everyone. I am Sahil Shambarkar, lecturer at Department of Chemistry in NIT Polytechnic. Welcome you all to the YouTube channel of NIT Polytechnic Nagpur. So today we will be covering experiment number 3 from the MSBT curriculum called as redox titration. So let's first understand what's redox titration. Redox, this word consists of two words which is reduction and oxidation. रेडॉक्स यह शब्द जो बना है इसमें दो शब्दों की प्रवृत्ति है, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन. रिडक्शन इस शब्द से रेड ऐसा वर्ड लिया गया है और ऑक्सीडेशन से ऑक्स. तो ये रेड और ऑक्स ये दोनों मिलके रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन बनाते हैं. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमारा कोर्स आउटकम रहेगा अप्लाई द कैटालिसिस प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे करिकुलम में कैटालिसिस ये एक टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से दिया गया है. तो स्टूडेंट इस कैटालिसिस प्रोसेस को इंडस्ट्री में अप्लाई कर पाए, रेडॉक्स रिएक्शंस का यूटिलाइजेशन करके इंडस्ट्री में अपनी रिएक्शंस अपने गिवन जॉब्स कंप्लीट कर पाए. इट इज़ द कोर्स आउटकम फ्रॉम दिस कोर्स. Learning outcome, student will be able to determine the percentage of iron in a given sample using redox titration. अगर given for example फ्यूचर में अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो और आपको बताया गया कि इस गिवन सैम्पल से आपको आयरन कितना ग्राम्स या कितना परसेंटेज में है यह आपको डिटरमाइन करना है, तो आप ये निकाल पाओगे कैसा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट. Minimum theoretical background. Oxidation is the process of oxygen, addition of oxygen or removal of hydrogen or removal of electrons. ऑक्सीडेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक तो ऑक्सीजन किसी मॉलिक्यूल को जुड़ेगा या हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल से रिमूव होगा या इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल को जुड़ेंगे. रिडक्शन ऑक्सीडेशन से उल्टा होता है. रिडक्शन में क्या होता है, आइदर इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना. ठीक है, हमको इस टर्म एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको हमें किससे कोरिलेट करना है, रिडक्शन से, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे कोरिलेट करना है हमें, ऑक्सीडेशन से. अब इसके बाद दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा स्पीशीज़ होता है, ऐसी केमिकल स्पीशीज़ होती है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो खुद रिड्यूस होता है. कैसा रिड्यूस होगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. दूसरी स्पीशीज़ जो दूसरा सब्सटेंस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है किसको, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है. रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अपोजिट, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडेशन अंडरगो होता है, कैसा, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है. उसके बाद हमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है, जैसा व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होता है उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं. या ऐसी कोई भी केमिकल स्पीशीज़ जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन या उसका वेट या जो भी हमें पता होता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्पीशीज़ या स्टैंडर्ड. अब हमें सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता है इसीलिए हम उसे कह रहे हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन. रेडॉक्स टाइट्रेशन ये किस पर बेस्ड है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन फिनोमिना पर बेस्ड है. किसके बीच, टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच. अब एनालाइट कौन है, हमारा आयरन जिसे हमने एनालिसिस करना है, और टाइट्रेंट कौन है, पोटेशियम पर मैग्नेट, जैसा आगे वाले पेज पे आप देख पा रहे हो. वहाँ पर देखो आपको एक रिएक्शन दिख रही है जिसमें आयरन खुद के 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर क्या रिमूव हुए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए मतलब वो क्या हुई, स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई. उसके 5 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम पर मैग्नेट में से जो मैग्नेट आयन होता है MnO4- आयन होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है
और वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में आप देख पा रहे हो MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स Fe2 प्लस 8 टाइम्स H प्लस, इससे हमें क्या मिल रहा है, Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 4 H2O। तो ओवरऑल रिएक्शन विल बी रिटर्न एज MnO4 माइनस 5 Fe2 प्लस 8 H प्लस विच गिव्स Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 4 H2O। इस प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या लगने वाला है, तो हमें लगने वाले हैं ब्यूरेट। जैसा कि हमने पहला प्रैक्टिकल जो है विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लैबोरेटरी, इसमें हमने ब्यूरेट देखा है, राउंड बॉटम फ्लास्क देखा है, वायर गॉज देखा है, कोनिकल फ्लास्क देखा है, पिपेट एंड मेजरिंग सिलेंडर जो हमें इस प्रैक्टिकल में लगने वाला है वो भी हमने देखा है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमारे पास रहेगा, फेरस अलॉय सैंपल। सो दिस विल बी द सैंपल जिससे हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसमें कितना ग्राम्स कितना परसेंटेज में आयरन है ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट, स्टैंडर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट दिया जाएगा आपको जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगा। सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ H2SO4। अगेन मैं एक बात रिपीट करता हूँ, एसिड है, हमें एसिड से हमेशा सेफ्टी से हैंडल करना है। उसके बाद वन नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक सोल्यूशन रहेगा, वन नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक सोल्यूशन। ये हम प्रिपेयर करके देंगे क्योंकि स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये आपको बनाना आता नहीं है। एंड लास्टली वी विल बी हैविंग जिंक ग्रैन्यूल्स विच आर प्योर जिंक, विच आर मेड अप ऑफ प्योर जिंक। अब हम चलते हैं प्रोसीजर पर। प्रोसीजर, सबसे पहले हमें सैंपल सोल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ आयरन अलॉय सैंपल लेंगे और उसे राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क में। और उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 100 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 100 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और हम इसे हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे, जब तक वो आयरन अलॉय उस H2SO4 में क्या नहीं हो जाता बेटा, क्या नहीं हो जाता, वो डिजॉल्व नहीं हो जाता, तब तक हम उसे हीट करेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करेंगे। जिंक ग्रैन्यूल्स को भी हमें डिजॉल्व होने तक उस सोल्यूशन को हीट करना है। एक बार डिजॉल्व हो गया आफ्टर हीटिंग, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेकअप द वॉल्यूम विथ डिस्टिल्ड वाटर। अब नाउ व्हाट वी डू इज वी गिव द सैंपल प्रीपेड। ओके, वी कीप द सैंपल प्रीपेड, हम पहले से ही बना के रखते हैं और आपको दिया जाता है। सेकेंडली हमें इस पार्ट बी करना है इस एक्सपेरिमेंट का, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट में हम क्या करते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ KMnO4 को 1000 ml में डिजॉल्व करते हैं। अब हमारे पास तो एक सोल्यूशन बन गया पोटेशियम पर मैग्नेट का। अब हमें कैसे पता चलेगा उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, गिवन 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट उसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट कैसा करेंगे, तो KMnO4 जाएगा हमारा ब्यूरेट में और कोनिकल फ्लास्क में रहेगा ऑक्जेलिक एसिड। यूजुअली होता क्या है कि जब भी टाइट्रेशन होता है तो वी ऑलवेज रिक्वायर अ इंडिकेटर, हमें कभी भी एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। बट इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट है, इट विल एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो खुद ही एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब ये प्रोसीजर हमको कितने बार करना है, 3 बार करना है, जब तक हमें एक कांस्टेंट रीडिंग नहीं मिल जाती तब तक। ओके, इसके बाद अब तो हमें देखो पोटेशियम पर मैग्नेट का भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया और ऑक्जेलिक एसिड का तो हमें पता ही था। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे सैंपल के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे और सैंपल के साथ टाइट्रेट करने के बाद जब तक पिंक कलर नहीं आता तब तक हम उसे क्या करते रहेंगे, टाइट्रेट करते रहेंगे। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था ये कोनिकल फ्लास्क है और कोनिकल फ्लास्क में हमने 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को 70 डिग्री तक हीट किया था। अब इसे हम टाइट्रेट करेंगे KMnO4 के अगेंस्ट। KMnO4 हमने ब्यूरेट में फिल किया है। टाइट्रेट करते हुए प्रोसीजर ऐसा है कि आपको आपके लेफ्ट हैंड में कोनिकल फ्लास्क को इस तरीके से पकड़ना है, राइट हाथ से आपको ब्यूरेट का नॉब पकड़ना है और एक एक ड्रॉप से आपको उसे टाइट्रेट करते जाना है। अब देखो इसका कलर इंस्टेंटली लाइट पिंक हो गया है और लाइट पिंक ऐसा पिंक आना चाहिए। ठीक है, हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे।
ब्यूरेट पे इस रीडिंग ये रीडिंग आ रही है 0.4 ml, आप देख सकते हो 0.4 ml आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ, रीडिंग को अपन नोट कर लेंगे। नेक्स्ट इज द पार्ट बी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था, इस सोल्यूशन में आयरन अलॉय है, H2SO4 है और जिंक ग्रैन्यूल के साथ मैंने इसे बॉईल किया है। अब बाय प्रोसीजर मुझे इसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ H2SO4 ऐड करना है, काफ़ी सेफली, बिकॉज H2SO4 आपको पता है इज एसिड एंड यू हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली। आपको HCl से काम करते हुए काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है। हम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 2 ml ऐड करेंगे, 2 ड्रॉप्स। अब अगेन मैं इसको KMnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेट करता हूँ। फिर से प्रोसीजर एक बार मैं बताता हूँ। लेफ्ट हैंड में कॉनिकल फ्लास्क, राइट हैंड में ब्यूरेट का नॉब, ड्रॉप ऐड करेंगे। देखो, ऐड करने के बाद कलर पिंक नहीं होता है। ये कब तक करना है? जब तक हमारा सोल्यूशन लाइट पिंक कलर का ना होके उसे कलर को स्टॉप करता है, रेजिस्ट करता है उस कलर को। ये देखो कलर जा रहा है, मैं जैसा शेक करता हूँ कलर जाता है। देखिए अब फिर से ऐड करता हूँ एक ड्रॉप ऐड करने पे कलर रहता है, बट आप उसे शेक करोगे तो कलर जाता है। देखिए लाइट होते जाता है और फिर वो कंप्लीटली चला जाता है। और जहां पर रुक गया, जहां से कलर जाना बंद हो गया, दैट विल बी योर ब्यूरेट रीडिंग। इस रीडिंग को हम नोट करेंगे और इसे हम अपने टेबल में ऐड करेंगे। अब ये प्रोसीजर हमें 3 बार रिपीट करना है ताकि एक कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग आए। जैसा अभी मेरे ब्यूरेट पे रीडिंग आ रहा है 2.9 ml। कितना आ रहा है बेटा? 2.9 ml। हम इस 2.9 ml को हमारे ब्लैक बोर्ड और कैलकुलेशंस और अपने मैनुअल में हम एंट्री करेंगे। अब चलते हैं कैलकुलेशन के पार्ट में। ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको 2 टेबल दिख रहे हैं। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4, दूसरा है फॉर परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन। पहले टेबल के बारे में मैं बता दूं, दिस वाज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के पहले पार्ट से आ रहा है, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट किया था, जिसमें हमारा ब्यूरेट रीडिंग था 0.4। पार्ट 2 में बताता हूँ। पार्ट 2 इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयरन, जिसमें हमें रीडिंग मिली है 2.9। इसमें हमने आयरन सॉल्यूशन को पोटेशियम परमैंगनेट के अगेंस्ट टाइट्रेट किया था, आपने वीडियो में भी देखा है। ठीक है, अब एक ध्यान देना कि जो पहले इससे वैल्यू आई है दैट इज V1 और जो दूसरे इससे वैल्यू आई है दैट इज V2। अब आते हैं हम कैलकुलेशन के पार्ट। कैलकुलेशन में हमें एक फॉर्मूला याद रखना है विच इज N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब इस टेबल में आपको मैं एक बात बता दूं, हमको नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 निकालना है। नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसीलिए हमें पता है 0.1 नॉर्मल। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यहां से आता है, कितना आया है बेटा? 2.9 ml। लास्ट में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया था, कोनिकल फ्लास्क में हमने 10 ml ऑक्सैलिक एसिड लिया था। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। N2 कितना है बेटा? N2 इज 0.1। V2 कितना है? 10। V1 कितना निकला है? 2.9। इसका वैल्यू आता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 0.34 नॉर्मल। 0.34 नॉर्मल मतलब हमारा जो KMnO4 था वो कितने मोलर्स का था? 0.34 मोलर्स का। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू मिल गई? V1 की वैल्यू मिल गई, V3 की वैल्यू मिल गई और N1 की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं हम हमारे कैलकुलेशन का पार्ट भी है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयरन। इसे 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप से हम आयरन कंटेंट निकालेंगे। 1 लीटर में कितना है? 1 लीटर में 56 ग्राम होता है, बट हमारा सोल्यूशन तो 1 नॉर्मल का नहीं है, हमारा सोल्यूशन तो 0.34 नॉर्मल का है। तो 0.34 नॉर्मल में कितना आयरन है बेटा? बाय कैलकुलेशन देखा जाए तो 56 into V3 हमारा ब्यूरेट रीडिंग है। N1 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द KMnO4 जो हमने कैलकुलेट किया है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1000। व्हाई 1000? बिकॉज़
हमने 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया था। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 2.9 into 0.31, तो हमें ये वैल्यू मिलती है 0.0487 ग्राम्स ऑफ आयरन, राइट। अब स्टेप 2, इसमें हम 25 ml कितना है पहचानेंगे। तो दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 25 ml। इसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ml के लिए मिलेगा। 250 ml में कितना आयरन है 0.487, उतना ही आयरन 1 ग्राम सैंपल में है। 1 ग्राम सैंपल में है तो हमें उसे 100 ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 100 ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.487 into 100 आता है, which is equal to 48.7%. Now what is 48.7%? Which is the percentage of iron present in our sample. जो सैंपल हमने बनाया था उसमें 48.7% क्या है बेटा, आयरन है। तो इस गिवन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया कि हमारे सैंपल में 48.7% आयरन था। द गिवन सैंपल कंटेन्ड 48.7% ऑफ आयरन। नाउ लेट अस सी which program outcomes are we covering in this practical. First of all, we will cover program outcome number 1, which is basic and discipline knowledge of the topic. Okay. Secondly, we will be covering engineering tools and experimentation. Thirdly, engineering practices for society and environmental sustainability. 4, project management, and 5, lifelong learning. Thank you for watching.